नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान ओपी राजभर ने वंचित वर्ग, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान पर भी बातचीत की। राजभर ने अपनी जाति को एसटी में शामिल करने और आयुष्मान कार्ड सभी के लिए लागू करने की बात की। इसके अलावा उन्होंने पीएम से एक देश एक शिक्षा नीति लाने पर भी चर्चा की। तो ओम प्रकाश राजभर ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और कई तरीके से ये जो मुलाकात है वो खास मानी जा रही है। तो कई मुद्दों को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं के मुद्दों पर भी विशेष तौर पर चर्चा की है। तो पीएम मोदी से आज ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है। यूपी के लिए 2025 बहुत खास साबित होने वाला है। योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के अति गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सरकार इसके जरिए प्रदेश में 15 लाख से अधिक अति गरीब परिवारों को चिन्हित करने जा रही है। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, बीसी सखी और स्वयं सहायता समूहों की मदद से सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इसके अलावा साल 2025 में 5 मेगा बुनियादी प्रोजेक्ट पूरी हो जाने से यूपी के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में छलांग लगेगी। गंगा एक्सप्रेसवे का काम नवंबर में पूरा हो जाएगा। वहीं राम मंदिर के तीसरे चरण का काम सितंबर 2025 में पूरा होगा। अप्रैल तक जेवर हवाई अड्डा और अयोध्या महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा का काम पूरा हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी का पहला चरण इसी साल पूरा हो जाएगा और मेरठ दिल्ली कॉरिडोर के पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा। तो वहीं 2025 में होने वाले महाकुंभ से भी यूपी की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार आ सकता है। तो सीएम योगी ने गरीबी दूर करने के लिए योजना का जो शुभारंभ है वो करने की प्लानिंग की है। कोटपुतली से 10 दिन से लगातार चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता मिली है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम बोरवेल तक पहुंच गई है। वहीं आसार जताए जा रहे हैं कि कुछ ही घंटे में चेतना बोरवेल से बाहर होगी। राजकीय बीडीएम चिकित्सालय में पुलिस प्रशासन और चिकित्सा टीम अलर्ट मोड पर है और जल्द ही चेतना को राजकीय बिल्डिंग हॉस्पिटल में लाया जाएगा। प्रशासन द्वारा चेतना की हालत के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम चेतना की लोकेशन तक पहुंच गई है और थोड़ी ही देर में, कुछ देर में चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो वहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। वहां पर एम्बुलेंस को अभी से खड़ा किया गया है और अस्पताल में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो कोटपुतली में ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सीताराम गुप्ता जुड़ चुके हैं। सीताराम, अब क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम चेतना तक पहुंच पाई है? जी पुष्पेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा ये कोटपुतली से बड़ा अपडेट है बोरवेल मामले में। बोरवेल तक रेस्क्यू टीम हमारी और प्रशासन के जो सहयोग से रेस्क्यू बोरवेल खोदा जा रहा था, उस बोरवेल लोकेशन प्रशासन को मिल गई है और बोरवेल तक रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। और बताया जा रहा है अभी कलेक्टर मैडम और हमारे एडीएम ओम प्रकाश शारण, ब्रजेश कुमार एसडीएम मौके पर मौजूद है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जल्द ही चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा और बीडीएम हॉस्पिटल जहां चेतना को लाया जा रहा है वहां पूरा पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है और चिकित्सा टीम भी अलर्ट पर हो गई है। जल्द ही चेतना को बाहर निकालकर यहाँ बीडीएम हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। तो सीताराम, फिलहाल मौके पर डॉक्टरों की कितनी टीम मौजूद है और एम्बुलेंस सेवा के लिए जो रास्ते में रुकावट के लिए क्या सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं जी जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके? जी पुष्पेंद्र, प्रशासन, पुलिस प्रशासन का पूरा टीम मौजूद है वहाँ, मौके पर भी पूरी टीम मौजूद है। रास्ते में भी किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, इसके लिए पूरा प्रशासन लगाया हुआ है। जहाँ जिला अस्पताल में चेतना को लाया जाएगा वहाँ पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी और चेतना को जल्द हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा।
क्योंकि सीताराम, पिछले 10 दिनों से लगातार जो अधिकारी हैं वो आश्वासन देते आ रहे हैं कि आज चेतना बाहर आ जाएगी, लेकिन अभी क्या लगता है, जो अभी जानकारी मिल रही है, क्या वाकई कुछ देर बाद चेतना बाहर होगी? जी बिल्कुल, जिला कलेक्टर जो हमारी कल्पना अग्रवाल है, उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि जो बोरवेल की लोकेशन पहले नहीं मिल रही थी, गलत दिशा में चली गई थी, उसी दिशा में बोरवेल मिल गया है और जल्द ही उसको निकालकर तुरंत चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। सीताराम, जो चेतना के परिजन हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं? जी बिल्कुल, चेतना का जो परिवार है वो बिल्कुल प्रशासन पर 10 दिन से लगातार लापरवाही का आरोप लगा रहा है, लेकिन आज ही पुलिस प्रशासन और हमारे जिला कलेक्टर और हमारे कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल जो मौके पर मौजूद हैं, वो परिजनों से मिले हैं, मुलाकात भी करी है उन्होंने, और जल्द से जल्द चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन अभी प्रशासन ये बता नहीं पा रहा है कि चेतना का क्या हालात है, वो तो जब बाहर निकलेगी उसके बाद ही बता पाएंगे कि चेतना का क्या हाल। चलिए सीताराम, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में हुए नरसंहार पर नया अपडेट सामने आया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी अरशद ने अपनी 4 बहनों और माता की हत्या करने की घटना को कबूल करते हुए बताया कि मोहल्ले वाले इनके परिवार को परेशान कर रहे थे। इसके डर था कि अगर इसे कुछ हो गया तो इनकी मां और बहन का क्या होगा, इसलिए इसने उनको मार देने का फैसला किया। अरशद परिवार को पहले अजमेर लेकर गया, फिर लखनऊ लाकर सभी को होटल में रुकवाया, शराब पिलाई और कुछ के मुंह में कपड़ा डालकर दुपट्टे से गला दबा दिया और कुछ की कलाई ब्लेड से काट दी। इस काम में पिता ने मदद की है। इसके बाद पिता को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया और स्वयं थाने पहुंचकर घटना की सूचना दी। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल ब्लेड व दुपट्टा बरामद कर लिया गया है। आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे तंग आकर थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बार जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म करे, हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम भी बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटके। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं, और जो जो मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्जा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे कैसे गैर कानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है, और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अजहर, और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं, और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूजा हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुँचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़के सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं जला दबा के हाथ के नस काट के मारना पड़ा। देखना चाहते हैं देखिए, मैं आपको इन लोगों की शक्लें दिखा दूँगा। देखिए बेचारियों कैसे मैंने अपनी मजबूरी में बहनों को गला काट कर मैंने मारा है, मरी पड़ी है। ये देखिए, ये देखिए मेरी अम्मी, देख रहे हैं आप। और शायद सुबह तक मैं भी जिंदा ना मिलूँ आपको।
लेकिन हमारी मौत के जिम्मेदार गली वाले हैं। और हमने बहुतों से मदद मांगी, पुलिस से मदद मांगी, बहुत से नेताओं से मदद मांगी जो बजरंग दल के हैं, बीजेपी के हैं, लेकिन हमारी किसी से मदद नहीं करी। बस आखिरी वीडियो में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़े झूठे लोग हैं। हम लोग बदायूं के रहने वाले, हमारी ताई के पास सन 47 तक का प्रूफ मिल जाएगा आपको। ये हमें झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, हम पर तरह तरह की बातें करते हैं कि हम लोग बांग्लादेशी हैं। हमारा पूरा प्रूफ जो है, पूरा ख़ानदान का, हमारे परदादा तक का प्रूफ आपको मिल जाएगा। बदायूं में ताई रहती है हमारे, उनके पास। हम लोग बस्ती वालों से तंग आकर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे ताकि हमें चैन से जीने दें। मंदिर बनाएं, पूजा करते हैं, हम सब करते हैं। हमने सब बहुत लोगों से मदद मांगी इसके खातिर, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। आज आप देख रहे हैं मेरी सारी बहनें मर रही हैं और थोड़ी देर में मैं ही मर जाऊँगा। लेकिन ये एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी परिवार को ऐसा दोबारा ना करना पड़े, इसलिए कहूँ मोदी जी, योगी जी, आपसे सिर्फ विनती यही है कि हर मुसलमान एक सा नहीं होता, आप जो सोचते हो। आगरा का निवासी हूँ। मैं 17 साल से वहाँ पे रहता हूँ परिवार के साथ। कुछ लोग मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा 17 साल से तंग कर रहे हैं, वो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैंने कितनी ही बार पुलिस को कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस कंप्लेंट होती है, जहाँ पुलिस चौकी पे बात आती है, चौकी पे आके वो दम तोड़ देती है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती चौकी से। अभी 16 तारीख को उन्होंने जिससे बेवजह झगड़ा किया। मैंने पुलिस में कंप्लेंट कराई तो शाम को हम पे दबाव डाल के पुलिस ऑफिसरों ने उसको समझौता करा लिया। उसके बाद फिर उन्होंने 18 तारीख को सुबह 8 बजे फिर हमसे सबसे झगड़ा करा, पूरी बस्ती में लेके उन्होंने झगड़ा करा, क्योंकि उन लोगों को हमारी बारे में पता चल चुका था कि हम इस्लाम धर्म छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने हमें सबसे जान से मारने की कोशिश करी। हम लोग पूरे परिवार के साथ सड़कों पे भटक रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं और वो हमें जान से मारना चाहते हैं। हम लोग, हमारी पुलिस कोई पड़ोसी थी। स्वभाव कैसा था? स्वभाव कैसा था, क्या कहते हैं, अपने मोहल्ला बस्ती में बना के रखनी चाहिए सबसे। बना के रखता नहीं था किसी से। लखनऊ में अपनी 4 बहन और एक माँ का इसने मर्डर किया है। इस हत्याकांड के पीछे आपका क्या कहना है? गलती करी है उसने बहुत ज्यादा है। क्या कारण हो सकता है हत्या के पीछे? इस हत्या के पीछे का कारण क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं, अपने मोहब्बत नहीं करता उनसे, बच्चों से। कितने बच्चे हैं इसके? उसकी 3 लड़कियां हैं और एक लड़का था, और वो 5 जने थे। जानकारी की बात यह था, हम तो इसके पल्ली रोड में रहते हैं, खुद इधर आए। अभी हमने ये देखा कि यहाँ इसका बंद बना हुआ है और आज से 8-10 दिन पहले यहाँ से चला गया है, अजमेर कह के वो। और ये पता नहीं कहाँ गया क्या नहीं गया, तो इसकी माया तो पूजा ने क्या किया है। यहाँ जानकारी दी हमने आगे सामने आगे पीछे, तो ये कह रहे हैं 10 दिन हो गए हुए यहाँ से आगे। और ये पता नहीं, आप कह रहे हैं वो सत्या घटना हुई। क्या करता था ये लड़का? तो ये करता, क्या करता। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, आरोपी अरशद का भी वीडियो सामने आया है, उसके पिता का भी वीडियो सामने आया है, और जो आगरा में लोग उनको जानते थे उनका भी वीडियो सामने आया है। लेकिन क्या कुछ पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है? क्या ये जो पूरा साजिश के तहत किया गया है, क्या कुछ मामला है? जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, जिस तरह से राजधानी लखनऊ की पुलिस नाका थाना क्षेत्र के होटल सरजीत में हुए सामूहिक हत्याकांड मामले को लेकर छानबीन कर रही है, और पुलिस ने उसको अरशद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि अरशद ने अपने पिता बदर के साथ मिलकर मां और 4 बहनों की हत्या कर दी, और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद अरशद ने एक वीडियो भी वायरल किया है, जिसमें वह कह रहा है कि वह अपने पड़ोसियों से काफ़ी परेशान था और उसके पड़ोसी उसकी मकान पर कब्जा कर लेना चाहते थे। इस मामले में पुलिस से कई बार शिकायत हुई, बावजूद उसकी अनसुनी कर दी गई जो उसकी शिकायत थी, और पुलिस की कार्रवाई न होने से आहत होकर अरशद ने अपने पिता बदर के साथ मिलकर मां और 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि
हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद अरशद खुद थाने पहुंचा और साथ ही साथ पिता को चारबाग रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। यह सभी कमरा नंबर 109 में 30 दिसंबर से ही रुके थे। 31 दिसंबर को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और जिस तरह से चौंकाने वाला खुलासा अरशद और उसके पिता ने वीडियो वायरल करके दिया है, यह कहीं न कहीं अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाया है अरशद ने कि उसकी मांगों को नहीं सुनी गई और उसकी हत्या करना चाहते थे उसके पड़ोसी सलीम आदि। और अरशद ने यह भी आशंका जताई है कि अगर उसकी हत्या हो जाती तो उसकी बहनों का क्या होता। जो आरोपी हैं वह भूमाफिया के साथ साथ अवैध देह व्यापार का धंधा भी करते हैं, ऐसे में उसकी बहनों को बेच भी दिया जाता। यह भी चौंकाने वाला खुलासा अरशद ने वीडियो वायरल कर किया है और यह भी कहा है कि इस मामले में जो भूमाफिया हैं, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। उन्हीं की वजह से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस मामले में डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी का कहना है कि जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उस पर जांच की जा रही है, हर एंगल से इस मामले में तहकीकात की जा रही है। आगरा के पड़ोसियों से पूछताछ भी होगी और साथ ही साथ इस मामले में जिस तरह से पुलिस का एक्शन बढ़ा है, 5 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद असल वजह जो है सामने आएगी कि आखिर जो हत्या की गई है इसके पहले किसी नशीला पदार्थ तो नहीं खिलाया गया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि कुछ की हाथ की नसों को काटा गया है और कुछ का गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया है। और होटल सरलजीत जिस 109 नंबर कमरे में रुका था उसको पूरी तरह से सील भी कर दिया गया है। और इस मामले में जिस तरह से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, कहीं न कहीं अपने आप में बड़ा सवाल भी है। हालांकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी किया है और अरशद ने वीडियो में यह भी कहा है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ मुस्लिमों पर जो कार्रवाई कर रहे हैं बहुत अच्छी कार्रवाई है। और एक चौंकाने वाला खुलासा यह भी अरशद ने किया है। वीडियो में एक बात और कहता हुआ वो नजर आ रहा है, धर्म परिवर्तन। तो धर्म परिवर्तन का क्या मामला है? देखिए, जिस तरह से वह अपने पड़ोसियों से आज ही जा गया था, इतना बड़ा और खौफनाक कदम उठाया और उसके बाद जो है वीडियो वायरल करके यह बताने की कोशिश किया है कि वह अपने पड़ोसी जो मुस्लिम समाज से हैं उनसे काफ़ी परेशान था और यही वजह है कि इतना खौफनाक कदम उठाया और उसने धर्म परिवर्तन करने की मंशा भी पाल रखी थी, इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी। हालांकि जो वीडियो बदर का है यानी कि अरशद के पिता का है, उसमें उसकी बहनें बैठी हुई हैं चारों और यह कहीं न कहीं हृदय विदारक भी वीडियो भी है जिसमें वह कह रहा है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पुलिस के पास जाता है तो मामले को रफा दफा कर देती है। अब वह कहाँ जाए और उसके जो आशियाना है उस पर कब्जा करना चाहते हैं। और इस ठंड भरी रात में जिस तरह से बदर का पूरा परिवार पहले अजमेर गया, फिर राजधानी लखनऊ पहुंचा, कहीं न कहीं जो है इतना जो हृदय विदारक दृश्य यहाँ पर सामने आया, यह काफ़ी चौंकाने वाला है। हालांकि राजधानी लखनऊ की पुलिस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन जिन आरोपियों का नाम लेकर अरशद ने जो है वीडियो वायरल किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यह देखना होगा कि यूपी पुलिस उनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। लेकिन पुष्पेंद्र, ये वही होटल है, दिखाना चाहेंगे कि यहीं पर यह होटल सरलजीत है। यहीं पर कमरा नंबर इसी होटल के कमरा नंबर 109 में रुका था अरशद, उसकी माँ और 4 बहनें और उसका पिता। और जिस तरह से जो बयान आ रहे हैं हालांकि उसके पड़ोसियों के कि अरशद फेरी का काम करता
करता था और वह कहीं न कहीं साइको था। वह जो है लोगों से झगड़ा भी किया करता था। तो इस पहलू पर भी पुलिस छानबीन करने में जुटी हुई है, लेकिन पुष्पेंद्र यह कहीं न कहीं अपने आप में बड़ी घटना है और यह कहीं न कहीं नजीर भी है कि जिस तरीके से अरशद का कहना है कि उसकी पुलिस सुनवाई नहीं कर रही थी और वह काफ़ी आजीज आ गया था और उसने यह भी आशंका जताई थी कि अगर पड़ोसी उसकी हत्या कर देते तो उसकी जो 4 बहनें हैं वह कहाँ जाती, उसकी माँ का क्या हाल होता और उसके पिता के साथ क्या बदसलूकी की जाती। इसको लेकर काफ़ी व्यथित था। जी पुष्पेंद्र। बिल्कुल आसिफ, और जो आगरा में आरोपी के पड़ोसी हैं वो उल्टा इन पर आरोप लगा रहे हैं कि इनको अपने परिवार से प्यार नहीं था, इसलिए इन्होंने हत्या कर दी हो। देखिए, अगर जो वीडियो वायरल हुआ है, चाहे तो ये लखनऊ के होटल में पूरा खूनी खेल का मामला है, जहां पर आरोपी अरशद ने अपनी मां सहित 4 बहनों की हत्या कर दी और एक बड़ी घटना कह सकते हैं जो लखनऊ के अंदर हुई है। हालांकि जो परिवार था वो आगरा का रहने वाला था और पहले वो अजमेर गए, अजमेर के बाद लखनऊ आए, लखनऊ में फिर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो आसिफ, मेरा यही सवाल था कि जो वहाँ पे जो आगरा में पड़ोसी हैं उन्होंने उल्टा इन पर आरोप लगाया है। जब वहाँ के लोगों से पूछताछ की गई कि इनका जो परिवार था, कैसा स्वभाव था, कैसा नेचर था इनका, आखिर क्यों नहीं बन पा रही, तो उन्होंने उल्टा इन पर आरोप लगाया कि हो सकता है कि इनके जो परिवार की महिलाएं थी उनके साथ इनकी नहीं बनती थी, इस वजह से इन्होंने हत्या कर दी। देखिए, अब पुलिस पुष्पेंद्र दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। पहला तो यह जिस तरह से अरशद ने बयान दिया है कि उसके पड़ोसी उसकी जमीन मकान कब्जा कर लेना चाहते थे, उसकी बहनों को अवैध धंधे में ढकेल देते उसकी हत्या करने के बाद, और जिस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद अरशद खुद थाने पहुंचा, यह बात सामने आ रही है और उसने जुर्म कबूल किया और उसने सारी सच्चाई बताई और यह भी कहा कि उसका पूरा परिवार भूमाफियाओं से परेशान था। वहीं एक वीडियो जो आया है उसके पिता का, बदर का, वह अपनी बेटियों के साथ बैठा है और वही दुखड़ा रो रहा है कि उसके जो पड़ोसी हैं उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि जिस तरीके से उसके पड़ोसी कह रहे हैं कि झगड़ेलू टाइप में था अरशद और लोगों से झगड़ा किया करता था और और उसकी परिवार में कला थी, बनती नहीं थी। तो इन दोनों पहलुओं को लेकर भी राजधानी लखनऊ और आगरा की पुलिस पूरी तरह से छानबीन में जुट गई है और जिस तरह से सामूहिक हत्याकांड का यह मामला आज नए वर्ष पर आया, नए वर्ष की शुरुआत होते होते जिस तरीके से एक परिवार, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है और इस मामले में अब पड़ोसियों के बयान और साथ ही साथ आरोपी का जो बयान है, इस पर राजधानी लखनऊ की पुलिस छानबीन कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में जिस तरह से अरशद ने बयान दिया है और दूसरी तरफ उसके उलट उसके पड़ोसी बयान दे रहे हैं और जिस तरह से अरशद ने कहा पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही थी, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ठीक है आसिफ, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लखनऊ में पूरी घटना घटी है जहां पर एक ही परिवार के 4 महिलाओं को मौत की घाट उतार दिया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।